जाने उग्यो गगन गुरु चांद चांदनी छटक गई गोरी चाली मरोड़ो खार कलेजा में खटक गई। जाने उग्यो गगन गुरु चांद चांदनी छटक। का नाम मुकुट बिहारी था या मुकुट मणिराज कैसे बने? रस कौन कौन से होते हैं जिसमें कविताएं लिखी जाती है? रस तो 9 कहे जाते हैं साहित्य में। वैसे रसम जानन्ति पंडिता, रसों को तो जो विद्वान लोग जानते हैं, अपन तो बहुत छोटे से आदमी हैं। कोटा में दशहरा मेला होता है, इससे आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं दशहरे मेले, हाँ, राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन का 94 से रेगुलर, ये गत वर्ष जो है विश्वामित्र दादीश ने किया, क्योंकि मेरे को क्या थोड़ी सी दिखने में तकलीफ होती है, तो मैंने अब छोड़ दिया उसको। और अब इस साल तो सुन रहे हैं कि राजस्थानी कवि सम्मेलन उन्होंने बंद ही कर दिया, होगा ही नहीं। तो ये भी दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है और यहाँ की 50 लाख जनता हाड़ौती बोलती है, और उसकी अपनी भाषा का कार्यक्रम यदि नहीं होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने हाड़ौती कविता भी लिखी, हाड़ौती में भी, राजस्थानी में तो आप लिखते ही हैं। नहीं, हाड़ौती नहीं चाहिए, हाड़ौती ही राजस्थानी है। राजस्थानी में हम हाड़ौती को ही राजस्थानी कहते हैं जी। देशभक्ति की कविता में वीरस भी लिखा है मैंने जी। 4 पंक्तियां देखिए आप। ऐसा त्याग बलिदान देव करे गुणगान, लिख स्वर्ण अक्षरों कहानी मेरे देश की। शीश चाहे कट गए पर धड़ डट गए, वीर गाथा जग की जुबानी मेरे देश की। चाहे शीश कट गए पर धड़ डट गए, वीर गाथा जग की जुबानी मेरे देश की। हिमगिरी साउदार गंगा यमुना का प्यार, हवा मस्तानी बलिदानी मेरे देश की। बच्चा बच्चा भगत सुभाष सा बहादुर है, हर बाला झांसी वाली रानी मेरे देश की। हर बाला झांसी वाली रानी मेरे देश की, हर बाला। से जानना चाहते हैं कि जो 77-75 के जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे और वर्तमान कवि सम्मेलनों में क्या समानता है, क्या बदलाव आया है? उस समय साहित्यिक कवि सम्मेलन होते थे, उस समय के कवि साहित्यकार थे। आज बहुत कम रह गए हैं वैसे लोग। जैसे आज हाड़ौती में धन्नालाल जी सुमन थे, कविता से ही हास्य था उनका। हाँ, मतलब कविता ही बोलते तो एक एक पंक्ति में से हास्य निकलता था। तेजा दशमी के पाछे 11 को डोणा को मेड़ो, जाना पुष्कर जी को नाबो कतनई 22 को भेड़ो। मेला आनंद देकर खातर तो दूर दूर सो आया जा, आस पास का गाँव का माणिया को बयान बड़ो बारी 24 जना का कांदा चा। छोटा को कई ठिकानों चो नीचे सब गुंदम गांदा चा। एक बड़ो बयान चो छिपा को पहली सूचन का दे दी ची कि बयान पर को हट जा जो एक जड़ा ने खदी ची। छोरा चोरा ने न मानी तो चाड़ा में माथा टुस गया, और अंग्रेजी गोर आंकड़ा मन मान ने काटा पस गया। कोया का स्यापा गोबर में, कोया का कुर्ता गारा में, कोई पिड़िया पिड़िया घेरा जो डोल देख लिया 12। ये हाथ से पैदा करने वाली कविताएं थी। अब कोई ना, अब तो चुटकुला ही चुटकुला से सके तो कविता मान, बिना बात कागज मत भांड। तुकबंदी कविता होती तो माँ कवि हो जाता भांड। वो 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। मतलब कवि तो न जाने, कवि की वाणी में यदि ताकत है, यदि उसके शब्द सत्य हैं, तो वो तो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। आज रसों में जब हम गीत पढ़ते हैं, मैं जब ओढ़ में पढ़ता हूँ तो कई लोग रोने लग जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय जय देव घर घर देव। मैं केदारलाल गोचर, कोटा राजस्थान से। हमारे देव पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आदमी जो सोचता है, जज्बा रखता है, जुनून होता है, वो दुनिया से हटकर कुछ काम करके दिखा देता है। वो इन्होंने करके दिखाया है। इन्होंने हाड़ौती नहीं, राजस्थानी भाषा के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। ऐसे हमारे गेस्ट कवि मुकुट मणिराज आज हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। तो अब मैं आपको सीधा कवि मुकुट मणिराज जी से मिलाता हूँ। राम राम साहब। राम राम साहब, नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक शिक्षक होते हुए भी आपने लेखन का कार्य किया, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको?
देखिए, शिक्षक तो होता ही लिखने पढ़ने के लिए है। और मनुष्य जीवन में जो जिसने, तो सौभाग्यशाली मानता हूँ उसको जो शिक्षक है, क्योंकि इंसान कई योनियों से गुजरकर इंसान बनता है और उसमें भी यदि वो शिक्षक बनता है तो ये उसकी जीवन की सबसे बड़ी सफलता और सार्थकता है। और वो आप भी रहे और हम भी रहे शिक्षक, तो ये सौभाग्यशाली थे हम कि, क्योंकि शिक्षक जीवन भर जो है वो ज्ञान अर्जित करता है, ज्ञान देता है और ज्ञान लेता है। छोटे छोटे बच्चों का मनोविज्ञान वो पढ़ता है, समझता है और उसके अनुकूल उन बच्चों को ढाल करके अपने सांचे में और वो कुछ अच्छा उनको बनाने का प्रयत्न करता है। तो शिक्षक का काम ही लिखना पढ़ना है। तो मेरी थोड़ी सी अलग हॉबी थी, बचपन से ही थी। थोड़ा गाने का शौक़ था, तुकबंदियाँ करने का शौक़ था। तो धीरे धीरे इस रूप में परिवर्तित हो गया कविता के रूप में। प्रारंभ में जानते नहीं थे कि भाई ये, पर मतलब दोस्तों में या कहीं जाता था तो वहाँ अक्सर तुकबंदियों में बात किया करता था मैं तो। पर मैं नहीं जानता था कि तुकबंदियाँ आगे जाके मुझे एक कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर देंगी या बना देंगी। तो ऐसे करते करते जब कोटा आए 10वीं सुल्तानपुर से करके, तो मल्टीपर्पज़ स्कूल में एडमिशन लिया। तो वहाँ एक हमारे क्लास टीचर थे श्री नंदन जी चतुर्वेदी। तो वो 1972 की बात है। तो वो जो है कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे, बहुत अच्छे कवि थे। पर मैं नहीं समझता था कवि लेखक क्या होता है क्या नहीं होता है। गांव से आए थे तो वहाँ एक कागज़ लगा हुआ था सूचना पट्ट पर कि भाई एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाएगा, उसमें छात्र भी जो है अपनी कोई रचना, विद्यालय स्तर पर प्रकाशित होती है पुस्तिका, तो उसमें जो है आप अपनी रचना दे सकते हैं। तो मैंने एक कविता लिखी और कविता लिख के उसके प्रभारी थे श्री नंदन चतुर्वेदी। वो क्लास टीचर भी थे हमारे, हिंदी पढ़ाते थे तो, और बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बहुत प्रभावित थे उनसे। तो वो जो है मैंने उनको जाके दिखाई तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तो कवि हो यार, तुम तो बढ़िया लिखते हो। उन्हें क्या पता था बढ़िया घटिया का था, पर मैंने भी दिमाग में आई जो कुछ पंक्तियाँ लिख के, बरसात पर थी वो, मैंने कहा जो, फिर मैंने उनको दे दी। वो उसमें छपी भी सही। फिर उनसे मेरा थोड़ा सा हिसाब किताब हो गया। उन्होंने कहा तुम एक काम करो, भारत समिति में आया करो। भारत समिति में वहाँ साप्ताहिक गोष्ठी होती है, रविवार ही है, तो उस गोष्ठी में जो है शनिवार ही, तो उस गोष्ठी में आया करो। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कविता पढ़ते हैं वहाँ, तो आपको भी मतलब जो है वो सुनोगे तो समझ में आएगा और आप भी कविता लिखना सीखोगे। मैंने कहा ठीक है साहब। तो हम वहाँ जाने लग गए। तो वहाँ बड़े बड़े लोग आते थे कोटा के उस ज़माने के, कविताएं सुनाते थे। तो मुँह तो पाचे बैठे रहो जो बस, क्योंकि इतनी ज़्यादा लिखी भी कोई नहीं थी, वो एक आध कविता लिखी थी बस। पर वहाँ से एक दिन जब कवि गोष्ठी नमट्या के बाद में 6-7-8 बजे की बात थी, तो पाछा जब आया तो रामपुरा में बहुत बड़ी सभा हो रही थी एक। उस समय एक श्याम नारायण जी सक्सेना जागृति अखबार निकालते थे रामपुरा से, और वो हर महीने में एक बार जनता दरबार लगाया करते थे। उसमें अलग अलग नेताओं को बुलाते थे वो, और नेताओं से मतलब भाषण दिलवाते थे। और कुछ जनता के भी नेता होते थे जो कुछ समस्याएं रखते थे। तो उस तरह से जैसे आज अखबार उन चैनलों पर करते हैं ना, कई लोगों को बुला करके किसी विषय पे बात करवाना, तो इस तरह से किया, वो खुले मंच पर करते थे। संयोग से हम भी देखने लग गए। मैं तो 11वीं का स्टूडेंट था, ज़्यादा कोटा में आया था, ज़्यादा समझो तो मुझे भी कोई नहीं चाह। तो उस समय कहीं प्रेम कहता ही मैंने बीच में बुलाया तो साहब हमारे लाड़पुरा का एक कवि है, बहुत जोरदार हास्य और मतलब सभी तरह की रचना का बहुत नामी कवि है, युवा कवि है। तो वहाँ से आग्रह कर कि भाई वह और मंच पर अपनी कविता रखे। तो वहाँ पहले तो हास्य की 2-4 कविता पढ़ी, तो खूब ताड़े में जाई वहाँ पर लोगों ने। फिर उनके बाद में मैंने एक गीत पढ़ो। तो गीत उस समय मतलब 71 में भारत पाकिस्तान
को वार हुए छो और वहाँ बांग्लादेश अलग बने छो इंदिरा गांधी के टाइम पर। तो उन विषय पर वहाँ की कविता चाहिए एक, जीते वीर जवान टीको खाडू रोड़ी लाओ रे, भारत की संतान तारा तोड़ो हार बनाओ रे। तो वो जब वन मतलब गीत वो पढ़े और सुनाए हो तो खूब तो तालियां बाजी और माँ मुँह भी बहुत मैंने कहा और ये तो जोरदार काम है भाई। तो सबसे पहलो प्रभाव वहाँ का गीतां को पड़े हमारे ऊपर और मन उस समय से गीत लिखबो चालू करो। तो ठीक है साहब, आपने उस समय से प्रेरणा लेकर रामपुरा की उस काव्य गोष्ठी से और वो उस जलसे से आपने प्रेरणा लेकर ये कविता और गीत लिखने की शुरुआत की। तो हम जानना चाहते हैं कि मुकुटमणि राज कौन है, आपके बचपन के बारे में हमें बताएं। गांव बचपन कैसा रहा, माता पिता के बारे में, गांव के बारे में हमें भी बताएं। गांव तो गोतर साहब मारो बोरखेड़ो च सुल्तानपुर के पास मोरपा के पास, पर बोरखेड़ा मुझ रहो कोई ना नाड़ो वहीं गड़ रही बोरखेड़ा के पास गांव च सुल्तानपुर से नेक्स्ट गांव ऑन रोड धनवा वो मारो ननियाल है। दोनी ननियाल में और प्रॉपर हमारा गांव में 3-1 किलोमीटर को डिफरेंस ज़्यादा कोई नहीं, पास पास ही दोनों गांव। और माँ की शादी पास का गांव में ही बोरखेड़ा में करी। तो हमारा जन्म तो वहाँ हुए, लेकिन फादर 2.5 महीना का नहीं छोड़ गया, मतलब 2.5 महीना कुछ हो तभी एक्सपायर हो गया चा। ताऊ जी चा और गाय भैंसा ची, छड़ियाँ बाकरियाँ ची। बाबा ने ज़मीन भी करी थी सीसवाड़ी में आया वो कली, फिर बाद में 2 भाई वहाँ सीसवाड़ी में रह गया। आया तो सरणपुर से सवाई माधोपुर गंगापुर के पास से, वहाँ से निकले मतलब तो निकल रही ख्याव 2 गाँव से वहाँ आया, वहाँ ज़मीना करी। फिर वो ज़मीना राखी बंदा बमी दिया यार, फिर बोरखेड़ा मार बस गई। वहाँ सीसवाड़ी में जार बस गया यार, फिर सीसवाड़ी में ज़मीन जायदाद कर ली। फिर वहाँ से माँ का बाबा 3 भाई हमसे माँ का जो बाबा चाह वह बोरखेड़ा गाँव में आ गया। वहाँ रहा और वहाँ मतलब वहाँ भी ज़मीन करी, वहाँ भी लगभग 40 बीघा ज़मीन वहाँ करी वाला, मतलब वो सेठ साहूकारा के साथ उठा बैठा था शुरू से जी। तो वह समझी वहाँ कहते हैं कि भाई, तो वह उनके बाद बाबा रहा मैं 7-8 साल को जहाँ तई तो वहाँ अलको फुलको जाबो आबो रहो। बाकी फिर हमारी माँ मतलब पियर में ही लेकर आ गई ननियाल, उनका फिर हाँ हमारा ननियाल में। तो वहीं पर मतलब परवरिश हुई, वहीं शिक्षा दीक्षा 5वीं ताई गाँव में, 8वीं ताई पास का गाँव में मोरपा में, फिर 10वीं सुल्तानपुर में। तो अच्छा गाँव में कहीं नानी का भी वहाँ मतलब हमारा नाना मामा कोई नहीं चाह, नानी थी बस, मामा भी गुजर गया चाह छोटा सा की बचपन में ही, और नाना जी भी गुजर गया चाह। हमारी माँ का केवल अकेली थी, न भाई न बहन छो, और केवल उनकी माँ थी यानी नानी थी। दोनों नहीं मैं मतलब एक तरह से हमारी परवरिश करी, पाल पोसर बड़ो करो, और फिर पढ़ाई करी। फिर 10वीं सुल्तानपुर से करवा के बाद में कोटा आ गया, कोटा पढ़िया, यहाँ से ही फिर MA करी। MA करवा के बाद में वो फर्स्ट डिवीज़न चो, तो फिर 12 संस्कृत महाविद्यालय में इंटरव्यू की सूचना मिली। 10वीं पास, 11वीं पास, 12वीं पास, या 12वीं पास तो छी नहीं जमाना में, तो 11वीं पास ही थी। फिर तो कॉलेज चो, तो वो वहाँ नाम दर्ज करा दे जा अपनी क्वालिफिकेशन को, उन हिसाब से नौकरियाँ खड़ा छी। तो वहाँ से पोस्ट कार्ड आ जाओ चो करना, संस्कृत विद्यालय में लगे। हाँ, तो संस्कृत विद्यालय में हिंदी को व्याख्याता लगे। तो संस्कृत कॉलेज चो आचार्य संस्कृत महाविद्यालय 12, तो वहाँ इंटरव्यू में गया, सिलेक्शन हो गयो। एक ही पोस्ट थी, 80-90 लेना चाहिए, बड़ा बहुत दूर दूर का। पर मारो एक बेनिफिट तो फर्स्ट डिवीजन को, दूसरा बेनिफिट लोकल को, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज छो ना, तो मान कि भाई दूसरा तो ज़्यादा दूर से कहीं टिकेगा। बाकी ग्रेड वगैरह सारी वही छी सी लेक्चरशिप की। तो मैं 3 साल वहाँ रहो, उनके बाद में फिर मैंने गई थी वहाँ से, मैंने कि यार प्राइवेट नौकरी से और ज़िंदगी भर यहीं पड़ा रहेंगे एक ही गड्ढा में, कोई तंत्र न खड़ोगो। तो मैंने कि यहाँ से निकलो। फिर मैंने बाद में BEd करी। 78 में मैंने MA कर ली थी, और
78 में एमए करता ही मारो पोस्टिंग वहाँ हो गयो, तो मैं 82 तक वहाँ रहो। फिर 82 में मैंने वापस सकतपुरा से बीएड करी, और बीएड करवा के बाद में फिर 3rd ग्रेड की टीचरशिप में नौकरी लागी। या तो आप अध्यापक पद तक पहुंच गए। फिर आपने का नाम मुकुट बिहारी था या मुकुट मणिराज, कैसे बने? नाम मुकुट बिहारी था, मुकुट बिहारी नाम था मेरा। और मणिराज का की कहानी थोड़ी सी लंबी है। ये है 76 के बाद की, मतलब 11वीं से ही कविता विता बोल बला गया था। फिर कॉलेज में आ गया, तो कॉलेज में और मुखरित हो गया। मैं जगदीश सोलंकी और एक जयसिंह जी आसावत, तो मैं तीनों ही लिखा था। और तीनों कोई मतलब उस समय से कविता का तो शुरू हो ही गया था मामला जी। तो ये 76 में धन्नालाल जी सुमन जी 12 से बीए करके कोटा में आए एमए करने। उस समय में बीए फाइनल का विद्यार्थी था, मतलब 76 में। तो सुमन जी से मुलाकात हुई। तब तक वो भी आकाशवाणी से प्रसारित होते थे, हम भी 75 में आकाशवाणी से मतलब हमारा प्रसारण होना शुरू हो गया था। और 75 में ही मैं बेंगलोर और बॉम्बे और कोलकाता 75 में कवि सम्मेलन में चला गया था मैं जी। डॉक्टर शांति भारद्वाज जी, राकेश, बहुत बड़े प्रतिष्ठान, आप तो सब जानते हो क्योंकि आप तो सुमन जी से बहुत अटैच रहे हो, बहुत निकट रहे हो, पारिवारिक रहे हो बल्कि उनके। तो वो तो बाद में वहाँ आए। फिर उनसे पहले जो है तो डॉक्टर साहब ने राजस्थान विद्यापीठ के डायरेक्टर रहते शायद। हाँ, राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर जो थी ना, उदयपुर की उसकी शाखा थी आड़ती शोध प्रतिष्ठान कोटा में, जैसे डॉक्टर शांति भारद्वाज उसके निदेशक थे। दुर्गादान सिंह जी गौड़ जो बहुत बड़े गीतकार हैं, वो भी उसी में नौकरी करते थे। और फिर मैं भी लगभग जब सुमन जी मेरे से मिले तब मैं भी उसी में नौकरी करता था। एक वो जो आप तुम्हें पता हो तो बाल संस्कार केंद्र के तुम भी स्टूडेंट रहे हो वहाँ, है ना, आप वहीं थे। तो उस समय मैं वहाँ था। और मेरे बाद में फिर सुमन जी उसके मतलब इंचार्ज बने बाल संस्कार केंद्र के। मैंने छोड़ने के बाद में उन्होंने एमए कर लिया था 78 में। खैर ये तो फिर सुमन जी के साथ साथ मतलब हम ऐसे अटैच हुए एक दूसरे के कि उनके साथ जाना आना। तो एक बार तो सुमन जी हाड़ौती के हास्य रस के बहुत जाने माने कवि थे। हाँ, बहुत बड़े कवि थे सुमन जी, खूब नाम था। और उनके दौर में तो उनके बिना कि कवि सम्मेलन तक नहीं होता था। जहाँ वो जाते थे वहाँ आसपास के गांव के लोग बाग मतलब सैकड़ों की संख्या में उपस्थित होते। अरे सुमन जी आ रहे थे, धन्नालाल जी सुमन आ रहे थे। और जहाँ वो नहीं जाते थे वहाँ आयोजकों के माथे आ जाते थे लोग, सुमन जी कैसे नहीं आए। हाँ, और पहले भी यदि पता था सुमन जी को बुलाओ, मतलब इतनी इमेज थी उनकी, इतना लोकप्रियता थी उनकी। तो उनके साथ मेरा जाना आना बहुत रहा। उनके ससुराल भी बहुत गया, 12 और उधर उनके गांव भी गया, किशनगंज तक और सब। तो एक बार क्या हुआ, टीसी मेहता साहब, टीसी गुप्ता साहब प्रोफेसर थे जिन्होंने सुमन जी को पढ़ाया था 12 में जी। तो वो हमें रोड पे मिल गए 12 में। तो उन्होंने सुमन जी से कहा, अरे तुम बेटा एक काम करो, तुम ये मुकुट बिहारी ये साहब बड़ा गीतकार छी हो, है ना, और बहुत अच्छे गाओ छे और फलाना हो। तो उन्होंने जो है हमें आमंत्रित कर लिया कॉलेज में, 12 कॉलेज में, कि चलो वहाँ आ जाओ, तुम्हारा कविता पाठ करवाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, 1 घंटे बाद आ जाना, कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करता हूँ चल के। तो उन्होंने जाके हॉल में बच्चों को बैठाया कि यार सब माइक वाइक सारे बंदोबस्त करके, इतने में हम पहुँच गए वहाँ। तो हमने कविताएं सुनाई। तो उन्होंने क्या, मैं लिफाफे में रख के 21 रुपये दिए। तो उस लिफाफे में उन्होंने नाम मुकुटमणि लिखा मुकुट बिहारी नहीं लिखा उन्होंने, मुकुटमणि लिखा। तो वो लिफाफा जो मैंने देखो तो अरे मैंने कहा यार तो नाम बदल दिया आपने। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर ये तो नाम आपने, अरे तुम मुकुटमणि हो है ना, तुम जो है मणि हो, तुम मुकुट, हाँ मुकुटमणि हो तुम, है ना। मैंने कहा तो जोरदार नाम हो गया यार, कहीं वो मुकुटमणि हो गया। मैं सुमन जी भी मुकुटमणि कहने लग गए यार। अच्छा उनके ससुर जी मेरे से उनके पहले से मुकुटमणि कहते थे। हाँ, सुमन जी के वो भी कविता लिखते थे, कवि थे। उन्होंने पावड़े पर जाने किस किस पे पावड़ उधरती को राजा, यीशु ही चंबल अटारी, यीशु
दरवाजा पावड़ उधर तो एक कविता सुना भी करा जाओ तो और भी वहाँ कई कविता लिखी थी। तो वहाँ की बहुत मित्रता, सुमन जी से भी मित्र उतर जाओ जगह ससुर जी बहुत ही। तो वहाँ से नाम मुकुटमणि शुरू हो। अब मुकुटमणि के बाद में राज कद जुड़ गई को मानो पता कोई ना, मतलब अपना आप मुकुटमणि राज हो गया जाने कब से मुकुट बिहारी से मुकुटमणि राज बन गया है बस। और तब से तो बचपन में आप कैसे बच्चे रहे और खेलों में भी रुचि रही होगी आपकी कविता के साथ साथ? हाँ नहीं, मेरी गाने बजाने में ज़्यादा रही। मेरी खेलों में बहुत कम रही दरअसल। मैं स्कूल में भी मतलब दौड़े ओड़े खेल वेल प्रतियोगिताओं में टूर्नामेंट, खो खो में मेरी बहुत खेल में सबसे प्रिय था मेरे को खो खेलना। और मैं बहुत मतलब फास्ट रनर था मैं खो खो का, और बढ़िया खेलता था खो खो। साथ ही फुटबॉल भी खेला, लेकिन फुटबॉल मतलब यूँ एक फॉर्मेलिटी में ही थे ज़्यादा। बाकी गाने बजाने में रुचि थी। स्कूल की सारी सांस्कृतिक गतिविधियों में मतलब बचपन से ही 2-3 में पढ़ता हूँगा, तब से ही मुझे मतलब गाने का। मेरी माँ भी बहुत अच्छा गाती थी। और वो सारे जो ग्रामीण अंचल के जितने भी गीत हैं, चाहे वो देवी देवताओं के हों, चाहे शादी ब्याह के हों, चाहे वो जच्चा बच्चा के हों, चाहे वो सहजा हों, चाहे वो किसी भी तरह के, वो सारे उसको कंठस्थ थे। और वो उसका गला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा गाती थी। और तड़काओं में गट्टी पीसती टाइम भी ना गाओ ची तो बहुत ही उस समय की सुर लरी को कोई मतलब वर्णन न करो जा सकत नो मधुर। तो मारो गाई गड़ो सुर से अच्छो मारो खानदान भी बुरो गायक छे एक तरह से। मारा बाबा भी गाओ छा, मारा पापा भी गाता बताया, पिताजी भी, और मारा ताऊ जी भी गाओ छा। हाँ, और अबार मारा ताऊ जी का जो लड़का छे वो सारा गायक छे। और मोर पागी जो रामलीला हो छे वो पात्र बने छे। और डाई कड़ी रामलीला का डोहा देवो करबो सारो चौकड़े का डोहा। तो आप किस प्रकार के गीत लिखते हैं? गीत सभी तरह के लिखे मैंने तो, हास्य, व्यंग्य, करुण, श्रृंगार, ज़्यादातर श्रृंगार और करुण रस के गीत मैंने ज़्यादा लिखे। बाकी समसामयिक भी लिखे, जो परिस्थितियाँ हमारी रहती हैं उनसे संबंधित। तो कई पुस्तकों में मेरी में आए हैं। ये रस कौन कौन से होते हैं जिसमें कविताएं लिखी जाती है? रस तो 9 कहे जाते हैं साहित्य में। वैसे रसम जानन्ति पंडिता, रसों को तो जो विद्वान लोग जानते हैं, अपन तो बहुत छोटे से आदमी हैं। पर रस जो है 9 होते हैं। और नवरस में काव्य किया जाता है। उनमें जो स्थायी भाव होते हैं आपने मन के अंदर के, उनका प्रकट हो जाना ही साहित्य की मतलब रस की सफलता है। रसपूर्ण काव्य ही मतलब साहित्य है, कविता है। तो कहने का मतलब यूँ है कि जो रस कोई न कोई सा, तो जैसे आप वीर रस का काव्य पाठ कर रहे हैं तो मतलब आप में जोश आ जाएगा, और पूरी मुट्ठियाँ बीत जाएंगी, तब भवें तन जाएंगी, दांत पीसने लगोगे। तो ये जो संचारी भाव प्रकट होते हैं, स्थायी भाव तो उसका रौद्र है, लेकिन उससे जो आपने प्रभाव जो उसका आया, वो प्रभाव उसका वीरस का जो है वो सामने वाले में। इसी तरह से आप श्रृंगार पढ़ोगे तो श्रृंगार में जो है मन आपका मतलब गदगद हो जाएगा। एक नायिका का वर्णन हो रहा है किस्सा, तो वो सारा। करुण में जो है आंखें छल चला जाना, मन द्रवित हो जाना, ये सारी चीज़ें हैं। हास्य, ये जो हास है, हास भाव अंदर का, तो वो हास्य प्रकट करता है। आप जो बात कर रहे हो उसमें लोग हंस रहे हैं, हाँ, हंसी छूट रही है। इसी तरह से अलग अलग रस होते हैं। इससे करुण रस में करुणा पैदा होती है। एक विभत्स रस भी है जिसमें मतलब जैसे युद्ध के वर्णन होते हैं, उसमें तो चील कव्वे, हार्ड मांस, ना मुंड गिर रहे हैं, रुंड लड़ रहे हैं, लाशें बिछ रही हैं, और उसमें चील कव्वे पड़ रहे हैं। तो ऐसे ये इसको विभत्स रस कहा जाता है। तो हाँ, तो ये अलग अलग नवरस हैं, है ना। तो नवरस में ही कविताएं होती है, लेकिन किसी किसी का जो ये स्वभावानुरूप जिसका जैसा स्वभाव है, तो वैसा
कोई वीरस में लेखन करता है जिसमें राष्ट्रभक्ति ज़्यादा होती है ना, और कोई जो है समसामयिक आज की परिस्थितियों पर तेल न मल रहे और आदमी परेशान है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी है, ये है वो वर्तमान परिस्थिति जो भी घट रही है उसको उजागर करना, वो भी। और इसके अलावा श्रृंगार रस है, कई तरह के। आपने अधिकतर श्रृंगार रस में गीत लिखे हैं। हाँ, तो ऐसा कोई 1-2-5 लाइन उसकी श्रृंगार गीत। बहुत सारा गीत है हमारा श्रृंगार का पूरा, और ज़्यादातर मंचों पर भी मैं ज़्यादातर लोग श्रृंगार के गीत ही सुनते हैं। जाने उग्यो गगन गोरु चांद, चांदनी छटक गई। जाने उग्यो गगन गोरु चांद, चांदनी छटक गई। गोरी चाली मरोड़ो खार, कलेजा में खटक गई। जाने उग्यो गगन गोरु चांद, चांदनी छटक। कैसी लग रही है? रूप को कटोर भर भर छल कावे रे, जोबन मचोला खावे सयो नहीं जावे रे। रूप को कटोर भर भर छल कावे रे, जोबन मचोला खावे सयो नहीं जावे रे। सांस सांस सिसकारी नैना में खुमार रे, रति रंग राग देख रयो नहीं जावे रे। धक धक बोले जीव जीव मारो, धक धक बोले जीव सांस मारी अटक गई। गोरी चाली मरोड़ो खार, कलेजा में खटक गई। जाने उग्यो गगन गोरु चांद, चांदनी छटक गई। बहुत बढ़िया। चाले इतरावे, कैसी होती है जवानी? चाले इतरावे शर्मावे मुस्कावे रे, चुनरी के संग मारो मन उड़ जावे रे। चाले इतरावे शर्मावे मुस्कावे रे, चुनरी के संग मारो मन उड़ जावे रे। लावण सुपायल की कन बाती सुन सुन, गदराई रात रानी मन भर मावे रे। कद तक धारूं धीर धीर, हाँ कद तक धारूं धीर, हाथ मारो झटक गई। गोरी चाली मरोड़ो खार, कलेजा में खटक गई। जाने उग्यो गगन गोरु चांद, चांदनी छटक गई। अंतिम पंक्तियां, छोटा सा गीत है। पुरुष का वियोग क्या होता है? स्त्री वियोग बहुत बड़े साहित्यकारों ने बहुत लिखा, किताबें भरी पड़ी। पुरुष का वियोग, रात दिन भूलो मारी भूख और नींद गई, नैना की कटार मारा कलेजा ने बींद गई। रात दिन भूलो मारी भूख और नींद गई, नैना की कटार मारा कलेजा ने बींद गई। चंद्रमा देख प्यास बढ़गी चकोर की, मन हिंदड़ा पे हिचकोड़ा दे दे हिंद गई। घूंघट पटकी ओट ओट, हाँ घूंघट पटकी ओट, नजर मारी भटक गई। गोरी चाली मरोड़ो खार, कलेजा में खटक गई। जाने उग्यो गगन गोरु चांद, चांदनी छटक गई। गोरी चाली। बहुत बढ़िया। आपने श्रृंगार के बहुत गीत लिखे हैं और अच्छे अच्छे मंचों पे दहाद प्राप्त की है, प्रख्याति प्राप्त की है। आप, हमारे कोटा में दशहरा मेला होता है, इससे आप कब से जुड़े हुए हैं? दशहरा मेले से दरअसल मैं 1976-77-78 में पहली बार, उस समय एक कवि सम्मेलन होता था और एक होता था लोकल। तो ये कवि सम्मेलन में पहली बार 77 में मैंने पढ़ा, सुमन जी ने और मैंने साथ ही पढ़ा। पहली बार सुमन जी ने, मैंने और जगदीश सोलंकी ने, तीनों ने, हमने पहली बार जो है कोटा दशहरे के मंच पर अखिल भारतीय कवि सम्मेलन से शुरुआत हमारी हुई। फिर 78 में, 79 में पढ़ा, फिर लगभग 79 या 80 में प्रेम जी प्रेम, तब संचालन वही करते थे, और उससे पहले डॉक्टर भारद्वाज जी करते थे। फिर प्रेम जी प्रेम ने राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन अलग करवाया। उस समय के कलेक्टर थे, उनसे कह के कि साहब ये
यहाँ जो है ये हिंदी का तो होता ही है, तो इसमें राजस्थानी के लोगों को इसमें डालना पड़ता है। आप तो राजस्थानी वाला कवि सम्मेलन अलग शुरू करो। उस समय ये चुनाव नहीं थे और नगर पालिका ही थी, नगर पालिका में बोर्ड वोर्ड नहीं बनते थे, मतलब चुनाव नहीं थे, कलेक्टर ही उसका होता था, प्रशासक होता था या कोई आरएस अधिकारी होता था। तो उन्होंने जो है राजस्थानी कवि सम्मेलन प्रारंभ करवाया और उस दिन से आज दिन तक रेगुलर हम इसमें काव्य पाठ कर रहे हैं। उसके अलावा लगभग प्रेम जी प्रेम के एक्सपायर होने के बाद 94 से 94 से मैं इस कवि सम्मेलन का संचालन कर रहा हूँ। दशहरे में मेले में दशहरे मेले, हाँ, राजस्थानी भाषा कवि सम्मेलन का 94 से रेगुलर। ये गत वर्ष जो है विश्वामित्र दादीश ने किया, क्योंकि मेरे को क्या थोड़ी सी दिखने में तकलीफ होती है, तो मैंने अब छोड़ दिया उसको। और अब इस साल तो सुन रहे हैं कि राजस्थानी कवि सम्मेलन उन्होंने बंद ही कर दिया, होगा ही नहीं। तो ये भी दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र है और यहाँ की 50 लाख जनता हाड़ौती बोलती है और उसकी अपनी भाषा का कार्यक्रम यदि नहीं होगा तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ऐसा सुन रहे हैं, वो आगे क्या होता है देखते हैं। हाँ, तो वर्षों तक किया। एक सफल संचालन से आप क्या अनुभव करते हैं, उसको कैसे बांधे रखते हो, आप कैसे करते हो? वो तो मतलब यूँ है कि आपको मीडिएटर की भूमिका, एक एंकर की भूमिका निभानी पड़ती है, और कौन कवि किस रस का आ रहा है, है ना, तो वो जिस रस का कवि है उसको उस रूप में प्रस्तुत करना संचालक की जिम्मेदारी होती है। श्रोताओं का मन रखना भी संचालक की जिम्मेदारी होती है। दोनों के बीच की वो एक ऐसी कड़ी होता है कि उसको दोनों तरफ से मतलब रखना पड़ता है कि श्रोता भी खुश रहे और कवि की भी फजीहत नहीं हो। कवि भी जो है वो बेचारा ऐसे समय पे खड़ा नहीं किया जाए, जैसे कई तरह के कवि होते हैं, कुछ गंभीर होते हैं, कुछ छिछले होते हैं, तो कुछ हास्य वाले होते हैं, कुछ मतलब कुछ की वोकैबुलरी और उनका प्रभावशाली जो है वो प्रस्तुतिकरण होता है, तो वो कहीं नहीं रुकते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके गीत बहुत मासूम होते हैं या कविता बहुत मासूम होती है, और वो मतलब ऐसे समय पे तो उनको सोच विचार करके पढ़ाना पड़ता है, बस और कोई बात नहीं है। पब्लिक भी खुश रहे और कवि भी खुश रहे, तो श्रोताओं को बांधना पड़ता है। को देखकर आप जैसे मान लो जैसे दुर्गादान जी को आमंत्रित कर रहा हूँ मैं बुलाने के लिए, तो छंद चल लड़ लूम जुड़ायु शब्द यूं मोती गीत दुर्गादान का जक्की धरोहर छे, इन तरह की कुछ 4-4 पंक्तियाँ बोल के, या जो लोक में प्रचलित पंक्तियाँ हैं, है ना, समाज उसमें, तो उन पंक्तियों को बोल के, या कहीं कोई मज़ेदार संबंधित उनसे कोई चुटकुला जुड़ा हुआ है तो उसे बोलकर श्रोताओं का भी मनोरंजन हो जाए और कवि भी प्रस्तुत हो जाए। इस तरह से चलता है, कर लेते हैं। कविताएं आपने बहुत लिखी, कोई एक कविता ऐसी जो आपकी पसंद की हो, जो बहुत ही मंच लूटा हो उसने, ऐसी कोई कविता थी क्या आप? ऐसी एक डिमांडेड जो ओढ़मो, जो उसका मतलब लोग कहीं भी किसी भी मंच पे जाऊं मैं देश में, तो वो इतनी लोकप्रिय है कि चाहे वो पहले 4 गीत सुना दूं लेकिन उसको सुने बगैर मतलब लोग छोड़ते नहीं हैं। ओढ़मो में चित्रण कहाँ का है? ओढ़मो में एक उलाना है, ओढ़मो मतलब आड़ोती में ओढ़मो, बाकी उलाना उपालंब जिसे कहते हैं, तो यह संदेश समझ लो आप। एक लड़की ससुराल में है, वहाँ से ग्रामीण अंचल की लड़की है, ग्रामीण परिवेश की लड़की है, वो ससुराल में है और वो ससुराल से अपने पियर को याद करती हुई किसी अनजाने से ओढ़मा भेजती है, कोई सुनता जाए तो मेरा उलाना मेरे पियर तक पहुँचा दे। मैं वहाँ कितनी मस्त स्वच्छंद और अल्लड़ जीवन मैंने जिया। 2-3 लाइनें उसकी, हाँ वो तो वो याद कर रही है अपने पियर को। याद आवेरी माने छोटो सो बीर, भावज को चीर, पणघट को नीर, चामल की तीर, कई कई चीज़ें उनको पियर की उन्हें याद आओ से याद शुद्ध। अच्छा 40 साल पुराना गीत है, तो 40 साल पुरानी ही इसमें स्थितियाँ हैं, जैसे चित्रण उसी समय का है। अब आजकल वो चीज़ें गाँव में भी नहीं है, पनघट नहीं है, हाँ वो बेवड़ा लाने जैसी वो अब बंद हो गई, गट्टी चक्की बंद हो गई, है ना। और भी बच्चों के जो खेल हैं छोटे मोटे वो सब खत्म हो गए, सब बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाने लग गए,
घरों में टीवी आ गए, मोबाइल आ गए, तो इन्होंने सारा खेल ही ख़त्म कर दिया। तो ये सब चीज़ें अब नहीं रही। तो लेकिन फिर भी इसमें है तो दस्तावेज है, एक तरह से याद दिलाते हैं कि हाँ ऐसा भी। याद आवेरी माने छोटो सो वीर, भावज को चीर पणघट को नीर, चामल की तीर वो मारो पीर, सुन तो जावे तो दीजे ओल मो, कोई सुन तो जावे तो दीजे ओल मो, कोई सुन तो जावे तो दी। कहीं कहीं बात याद आओ जो ना। माँ का गरियाला की धूल, बाड़ा को हरियो बम्बूल, धोला नारा की वा जोट माथा पे, चारा की पोट चामल नंदी की व तीरा, चामल नंदी की व तीरा, टेका चढ़बो धीरा धीरा, रेता में कलोड़ा करबो, बहती धारा बीचे तरबो, नंदी बीचे नाव खेतो उभोड़ो सो कीर, सुन तो जावे तो दीजे ओल मो, कोई सुन तो जावे तो दीजे। चूल्हा को राव जो उनका घर को रचो बोले बानी मेरी रचो में केवल, लेकिन वो उसको अपने बियर की हर वस्तु प्रिय लगती है ना। माँ का चूल्हा को उड़ाओ, माँ का चूल्हा को उड़ाओ, मिट काल जा को दाओ, भी तोड़ी पे मंडो मोर जाने, जोबन की हिलोर, गाला पे मायड़ का चुम्बा याद आते हैं, गाला पे मायड़ का चुम्बा, मोरा पे छोरिया का घूंबा, बाबल को हाथा उलराबो, छाने छाने शक्कर खाबो, सपना सू भी दूरी होगी ससुराल, सपना सू भी दूरी होगी अब तो मीठी खीर, सुन तो जावे तो दीजे ओल मो, कोई सुन तो जावे तो दीजे ओल। इस तरह का पूरा गीत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ओड़मा गीत आपका। आपने कविता के माध्यम से कोई सामाजिक संदेश, सामाजिक संस्कृति और परंपराओं को भी पर भी कविताएं लिखी है। हाँ काफ़ी हैं उस पर भी कविताएं। इसमें ये गीत पूरी परंपरा के उसमें ही है। अब न टूट तुलसान जी में पानी, 11 नंभू की रखाणी, उमा को सुक्यो सोमार, लाडी बूहणी को थ्वार, गायान लाडूड़ा देवो, सांझ पड़िया को मून लेवो, भाई ल्याम काती नहावो, गण गोरिया पर ईसर गावो, हाँसी कोसा दूर चल गई अब तो बैठी यादा पीर, कोई सुन तो जाओ तो दीजिए ओढ़मो। तो ये पूरे कीर क्या होता है? कीर तोता है ना, कीर तोता होता है। इसमें अंतिम पंक्ति में है वो ईम कुण को खद्यो सारो, बेरी बन गयो जोबन मारो, लांबी हो तई परछाई, दे दी पराया का तई, बीती बातां बन गई सपना, मन कोई न दिखा अपना, छाती पर गर्दन दो आयो, माँ को जन्म स्यो सिर जायो, चंदा सा मुखड़ा पर बादलो बन बट्यो मारो चीर, कोई सुन तो जाओ तो दीजिए ओढ़मो। अंतिम पंक्तियाँ भी है इसमें जिसमें कीर का प्रयोग आया है। जी जिन घर गाँव पाली पोसी, ऊँ घर में सुही आकोसी, अब च सासरा की सेवा, चुल गया चाकी सुहा तड़ेवा, अब चक्कियों की मतलब गट्टी सुहा तड़ेवा, सूरज कदू गयो कद ढल गयो, यो जोबन चूल्हा सु बढ़ गयो, ननदा का माथे कड़को लिया, देवर खदीन सीधा बोलिया, फसगी आर पराया घर में, जू पंजड़ में कीर, कोई सुन तो जाओ तो दीजिए ओढ़मो। आपने हाड़ौती कविता भी लिखी? हाड़ौती में भी, राजस्थानी में तो आप लिखते ही हैं। नहीं हाड़ौती नहीं चाहिए, हाड़ौती ही राजस्थानी है। राजस्थानी में हम हाड़ौती को ही राजस्थानी कहते हैं जी। मतलब राजस्थान की 5 बोलियां हैं। हाड़ौती, ढूंढाड़ी, जयपुर आली, और मतलब शेखावाटी जो झुंझुनूर सीकर उसवारी, और क्या नाम से मारवाड़ी जो बीकानेर जोधपुर वाली, जैसलमेर जोधपुर बीकानेर वाली, और मेवाड़ी जिसमें ये मतलब उदयपुर और ये से लेकर के मतलब भीलवाड़ा तक, और जो डूंगरपुर बांसवाड़ा साइड की है वो होती है बागड़ी, वागड़। तो हम सब अपनी अपनी लिखते हैं, लेकिन उसको बोलते राजस्थानी है। हाँ, जैसे मेवाड़ी में लिखेंगे, ढूंढाड़ वाले जयपुर वाले वो जयपुरी में ही लिखेंगे, कोड़े गया चार, कोड़े आया चार, है ना। तो इस तरह से जो बोलते हैं, तो सीकर वाले के बेरो तन्ने भाई, हाँ मैं तन्ने जानू छूँ। तो इस तरह से मतलब वो लेकिन हम उसी को राजस्थानी कहते हैं। हम हाड़ौती लिखते हैं, हम हाड़ौती को ही राजस्थानी कहते हैं। हाँ मतलब हाड़ौती ही राजस्थानी है। तो ये सब जो बोलियाँ हैं पूरी वो सब राजस्थानी है।
इनकी आत्मा, ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें। मतलब जब हम बोलने सुनने लगते हैं ना, तो धीरे धीरे समझ में आ जाता है कि कोई खास फर्क नहीं है। बल्कि पंजाबी तक में भी सैकड़ों शब्द ऐसे हैं जो राजस्थानी उसके मिलते जुलते हैं। हाँ, वो यहाँ से कट ले, पंजाबी बोलता इतने कट ले, मतलब यहाँ से कट जा। तो इस तरह के जो शब्द वो बोलते हैं, तो आप धीरे धीरे इनसे भी बातचीत करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि यार आप ये देखो, जहाँ जिस क्षेत्र में पंजाबी रहते हैं ना, अभी हमारे आड़ूती में जहाँ जहाँ रहते हैं, तो उनके साथ जो लोग रहते हैं वो इतनी बढ़िया पंजाबी बोलते हैं, गजब की। हाँ, और वो पंजाबी इतनी बढ़िया आड़ूती बोलते हैं, पता भी नहीं लगे कि वो पंजाबी जो आदमी। तो ये क्या है कि बहुत नज़दीक की भाषाएं हैं। तो फिर राजस्थान की तो सारी आपस में छह ही सी, ये सारी बहुत नज़दीक की भाषाएं। तो राजस्थानी ही, हम हाड़ौती को ही राजस्थानी बोलते हैं, यही राजस्थानी है हमारी। और हम चूंकि हम इसको हाड़ौती बोलने लगेंगे तो हम केवल 3 जिलों में 4 जिलों में सिमट कर रह जाएंगे। हमारी तो जो हम बोल रहे हैं ना, जो हाड़ौती जो बोल रहे हैं, वही माँ की राजस्थानी भाषा से, इसको हम राजस्थानी ही बोलते हैं, क्योंकि हम राजस्थान के हैं और राजस्थान में रहना है, हमारी बोली भी राजस्थानी है। तो मणिराज जी, आप राजस्थानी कवि सम्मेलनों के मंचों पे तो गए, क्या राष्ट्रीय स्तर के ऐसे मंचों तक भी आप? बहुत गया हूँ, बहुत गया हूँ। राजस्थानी मंच तो केवल कोटा और बूंदी बारांचल में 12 में ही, बाकी देश में सारे मिले जुले ही होते हैं। मतलब अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के नाम से ही होते हैं, तो उनमें सैकड़ों कवि सम्मेलन में गए हैं पर, और वहाँ हिंदी भी सुनाई है और राजस्थानी भी सुनाई है, उर्दू भी सुनाई है। हिंदी भाषा में भी कविता लिखी है? हाँ, हिंदी बहुत लिखी, मेरी 3 किताबें हैं हिंदी की। अच्छा। हाँ, एक तो 2-4 मरीचिका के पार, एक खंड काव्य है पूरा, ये धरती राजस्थान की है। 4 पंक्तियाँ जो मैं पढ़ता हूँ मंचों पर अक्सर। जिस चीज़ की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, न हिंदू होने की है, न मुस्लिम होने की है, न अमीर होने की है, न गरीब होने की है, न भाजपा की होने की है, न कांग्रेस की होने की है। आदमी को क्या होने की ज़रूरत है, उसकी 4 पंक्तियों में मैंने कहने की कोशिश की है। ईश्वर से एक एहसान बनाए रखना, एक एहसान बनाए रखना, दीनो ईमान बनाए रखना, ऐ खुदारजू यही मेरी, मुझे इंसान बनाए रखना, मुझे इंसान बनाए। इस तरह की छोटी छोटी 4-4 पंक्तियाँ, जिससे एक 4 लाइन में अलग बहर की ओर आपको, जो सीमा पर हमारे रात भर जाकर -10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री में भी सैनिक खड़े हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके सम्मान में। मतलब हम होली, दिवाली, तीज त्यौहार उनकी वजह से ही मना पा रहे हैं। ये हमारे पुलिस के भाई हैं जो मतलब वक्त पर खुद होली नहीं खेलते, उस दिन हमारी सुरक्षा में खड़े रहते हैं, दूसरे दिन जाके खेलते हैं। तो ये सब जो प्रहरी हैं हमारे, इनके सम्मान में ये नहीं हो तो हम सुरक्षित नहीं हो। जीवन में रस में और उत्सव तभी मना पाते हैं हम, जीवन में उत्सव और रस में तभी मना पाते हैं हम, अपना घर और अपने रिश्ते तभी बना पाते हैं हम, वे दिन रात खड़े रहकर करते सीमा की रखवाली, इसीलिए होली दिवाली ईद मना पाते हैं हम, इसीलिए होली दिवाली ईद मना पा। इस तरह से ऐसी आपने बहुत ही अच्छी कविता देशभक्ति की भी लिखी। देशभक्ति की कविता में विरस भी लिखा है मैंने जी। 4 पंक्तियां देखिए आप, जो छंद में है। ऐसा त्याग बलिदान देव करे गुणगान, लिख स्वर्ण अक्षरों कहानी मेरे देश की, ऐसा त्याग बलिदान देव करे गुणगान, लिख स्वर्ण अक्षरों कहानी मेरे देश की, शीश चाहे कट गए पर धड़ डट गए, वीर गाथा जग की जुबानी मेरे देश की, चाहे शीश कट गए
पर धड़ डट गए, वीर गाथा जग की जुबानी मेरे देश की। हिमगिरी सा उदार गंगा यमुना का प्यार, हवा मस्तानी बलिदानी मेरे देश की। बच्चा बच्चा भगत सुभाष सा बहादुर है, हर बाला झांसी वाली रानी मेरे देश की, हर बाला झांसी वाली रानी मेरे देश की, हर बाला। इस तरह से तो मैंने तो हर फन में लिखा है, करुण भी लिखा, श्रृंगार भी लिखा, राजस्थानी भी लिखा, हिंदी भी लिखा, वीर रस भी लिखा, है ना, और समसामयिक भी लिखा, सब कुछ लिखा। फिर भी आपने इस साहित्य के क्षेत्र में कुछ चुनौतियां तो आई होगी आपके सामने? हाँ बिल्कुल, चुनौतियाँ तो किस क्षेत्र में नहीं आती, सब में ही आती हैं। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें चुनौतियाँ नहीं होती? तो चुनौतियाँ तो झेलनी पड़ती हैं, पर यूँ है कि यदि प्रतिभा आपके पास है तो फिर आप ज़्यादा नहीं तो थोड़े, मतलब ज़रूर, और यदि निश्चय कर लें, आप ठान लें, तो फिर आपको सफलता ज़रूर मिलती है। और यदि हम रास्ते में थक के बैठ जाएं तो बात अलग है। बाकी यदि हम दृढ़ संकल्पित होकर ये करें कि भाई हमें आगे चलना है ना, और आगे चलकर ही मंजिल पाकर ही दम लेना है, तो चले। बहुत ऐसी कौन कौन सी साहित्यिक संस्थाएं हैं जिनसे आपका जुड़ाव है? साहित्यिक संस्था तो मूल तो पहले तो अपनी खुद की संस्था थी, है अभी भी है, जन साहित्य मंच। पहले जन साहित्य मंच सुल्तानपुर के नाम से रही हो, फिर अब कोटा के नाम से रजिस्टर्ड संस्था है जन साहित्य मंच। तो उसका माध्यम से मैंने प्रारंभ में, फिर मैं जब व्यस्त हो गया घर में भी, नौकरी में भी, और फिर कवि सम्मेलनों में भी, तो फिर उसकी गतिविधियां कम हो गई। बाकी प्रारंभ में जब शुरू किया था तब उसके माध्यम से कवि गोष्ठियाँ करवाना, और मतलब सामाजिक सरोकार, जैसे पेड़ लगाना है, जैसे प्याऊ लगाना है, मेले में प्रदर्शन, वो मतलब अपनी राजस्थानी कल्चर की प्रदर्शनी लगाना है, तो इस तरह की गतिविधियां हम किया करते थे, है ना। और लोगों को जो नए लिखने वाले थे उनको प्रोत्साहन देने के लिए कवि गोष्ठियाँ करवाना, गाँव में जाते थे, है ना। तो आज कहीं कर रहे हैं, आज कहीं किसी गांव में कर रहे हैं, तो वहाँ के आसपास राजस्थान लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी कोई और साहित्यिक राष्ट्रीय लेवल पे तो जो है मतलब बड़ी बड़ी एकेडमियाँ हैं ना, तो मैं मेंबर रहा हूँ, उनका सदस्य रहा हूँ। साहित्य अकादमी, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर का सदस्य रहा हूँ। सेंट्रल एकेडमी दिल्ली, जो पूरी देश की 24 भाषाओं पर काम कर रही है जी, उसमें राजस्थानी भाषा पर भी काम होता है, तो उसमें भी मैं मेंबर रहा हूँ। और अभी जो है, अभी भी मैं मतलब राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर की पांडुलिपि प्रकाशन समिति का सदस्य हूँ अब। तो ये तो बड़ी बड़ी मतलब अकेडमियाँ हैं, साहित्यिक संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट एडेड हैं, जिस पर गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है, तो उनकी मेंबरशिप रही है वर्षों तक काफ़ी। आप द्वारा पुस्तकें भी लिखी गई है, तो ऐसी कितनी पुस्तकें आप अभी तक लिख चुके? गुजर साहब, मैंने अब तक जो है लगभग 10-11 पुस्तकें। मेरी पहली पुस्तक 1988 में जी आई, ओड़मो, जी जो मैंने अभी कुछ गीत की कुछ पंक्तियां आपको सुनाई, जी, तो ये गीत भी उसमें है, और इसी के नाम से पुस्तक का नाम है ओड़मो। और उसमें लगभग 50 एक गीत कविताएं हैं 88 में। और इस किताब पर 1996 में दिल्ली की संस्था राजस्थान रत्नाकर, जी, एक बहुत बड़ी संस्था राजस्थानियों की, दिल्ली में जितने भी राजस्थान के सेठ, जो दूसरे लोग, व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी जितने भी रहते हैं, उनकी एक बहुत बड़ी संस्था है। वो हर साल राजस्थानी भाषा की एक श्रेष्ठ पुस्तक पर पुरस्कार देते हैं। तो उस पुस्तक पर मतलब वहाँ से पुरस्कार मिला, और उस पुस्तक का समारोह जो है, सम्मान समारोह, वो राष्ट्रपति भवन में, उस समय के आर नारायण जो है राष्ट्रपति थे, तो उनके द्वारा सम्मान मिला। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात थी। उस समय मतलब मेरा प्रारंभ भी था एक तरह से, पहली पुस्तक छपते उसको इतना बड़ा पुरस्कार मिलना, और वो भी राष्ट्रपति के आर नारायणन के
कर कमलों से मिलना, राष्ट्रपति भवन में सम्मान होना सौभाग्य की बात थी। उसके बाद दूसरी पुस्तक जो है वो डंक, जिसमें व्यंग्य कविताएं, व्यंग्य कविता गीत हैं सारे, जो समसामयिक परिस्थितियों पर इसमें पर ही मैंने ज़्यादातर उसमें है। तो वो तो अब तक कितनी किताबें प्रकाशित हो चुकी? उसके बाद में वो मतलब 11 हो गई। 11 पुस्तकें। उसके बाद एक गाँव और अम्मा, 3 हिंदी की, जिसमें क्या नाम से मरीचिका के पार, उसमें गीत कविताएं हैं। और एक खंड काव्य है, यह धरती राजस्थान की है, यह धरती है तलवारों की, घोड़ों के सुगड़ सवारों की, जांबाजों की, खुददारों की, रणभंग के वीर जुझारों की, यह धरती भाईचारे की है, पुरुष के उजियारे की, शोले शबनम एक साथ चलें है, फूल और अंगारे की, शीश कटे धड़ लड़े युद्ध में, गर्म लहू के दान की है, यह धरती राजस्थान की है। इस तरह की इसकी तो वो किताब है पूरी। आपको राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कार दिया गया, पुरस्कृत किया गया उसकी ओळमा पुस्तक पर। ऐसे और कौन कौन से पुरस्कार और भी मिले हैं आपको? हाँ, और बहुत सारे हैं, बड़े लंबी लाइन है पुरस्कार, थोड़ी जो भी 2-4 लंबी लाइन है, बहुत सारे पुरस्कार हैं, जिसमें मतलब एकेडमी का है, साहित्य एकेडमी का आगीवाण पुरस्कार राजस्थानी भाषा का, और बहुत पुरस्कार है, कम से कम 30-40 पुरस्कार हैं, जो 11,000, 21,000, 31,000, 51,000। सबसे बड़ा पुरस्कार वही था ओळमा वाला। हाँ, वही तो नहीं। उसके बाद में अभी घनश्याम दास सर्राफ बम्बई का पुरस्कार मिला मेरे को पिछले 2023 में ही, तो वो मिला। आगीवाण पुरस्कार मिला, फिर ये अकेडमी, साहित्य अकेडमी बीकानेर का, बहुत सारा अच्छे पुरस्कार तो आ ही रहे थे। जब धीरे धीरे मतलब पुस्तकां रिचर नाम वो रिचर। तो ये जो पुस्तकें आपकी प्रकाशित हुई, इनकी रॉयल्टी भी मिलती है आप? हाँ, रॉयल्टी तो क्या है, देखो पहले की पुस्तकें तो हमने खुद नहीं प्रकाशित करवाई जी। जैसे ओळमा है, डंक है ना, वो बोलो कठी जावा है, तो लेकिन उनके बाद की जो है वो प्रकाशकों ने प्रकाशित की है। तो वो क्या है कि वहाँ से जो लोग जहाँ जैसे कवि सम्मेलन में गए, तो वहाँ जब गीत सुनते हैं ना लोग, तो प्रभावित होते हैं, तो पूछते हैं आपकी पुस्तकें कहाँ मिलेंगी, तो हम बता देते हैं भाई अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे, उन पे देख लो, ये उसका लिंक ले लो आप, तो वो बता देते, तो वहाँ से खरीदते हैं। फिर उसकी रॉयल्टी जो है वो हमारे डायरेक्ट खाते में भेजते रहते हैं। तो वो उतनी ज़्यादा नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि राजस्थानी बहुत कम लोग पढ़े, और जो पढ़ बड़ा चाहूँगा तो वहाँ बांट ही दे जा जो पढ़ने वाले हैं ना, जैसे हमारे जितने भी साहित्यकार बंधु हैं, जो मोटे मोटे हैं, जिनको ये सोचते हैं कि हाँ इनको ये किताब देनी चाहिए, इस पर भूमिका लिखेंगे या ये इस पर समीक्षा करेंगे इसकी, तो इनकी नॉलेज में किताब आनी चाहिए, तो उनको तो हम बांट ही देते हैं। और बाकी जो है, जो बेचारे श्रोता जो कहीं सुनते हैं, वो सुनकर प्रभावित होते हैं, तो वो ज़रूर मंगवाते हैं। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मतलब यूँ समझ लो साल में मुश्किल से 25-30, 50 से एक जाता है ज़्यादा, इतने से एक लोग हैं जो अलग से पैसा खर्च करके मंगवाते हैं। वैसे मेरी जनरली पिछली किताबें ये मोहन न्यूज एजेंसी कोटा रामपुरा में है ना पुस्तकों की दुकान, तो वो बेच देते थे, है ना, लोगों को। एक छोटा सा बैनर भी वहाँ मुकुटमणि राज की पुस्तकें यहाँ मिलती हैं, तो वो लगा देते थे, तो उससे। लेकिन उसके बाद से जब से प्रकाशकों ने किताबें प्रकाशित करना शुरू किया ना, तब से वो प्रकाशक ही वही बेचते हैं। तो आपने ये बताया था कि परिवार में अधिकतर दादा पिताजी सभी गाया करते थे, तो आपका भी बड़ा बेटा सकलेश के नाम से कवि बहुत ही श्रृंगार के गीत लिखता है, तो उसमें आपसे प्रेरणा लेके गीत लिखना शुरू किया है, उसमें आपका क्या सहयोग रहा उसके लिए? उसने बचपन से ही देखा है घर में माहौल, है ना, कविता का, कवि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। वो खुद भी मेरे को कई बार जो है कवि सम्मेलनों में छोड़ने के लिए, वो ड्राइविंग अच्छी करता है गाड़ी, तो मुझे लेके कई कवि सम्मेलनों में गया वो दूर दूर तक, मतलब यहाँ तक कि वो मतलब MP में और राजस्थान में भी ठेठ मारवाड़ तक कई जगह मतलब गाड़ी से लेके वो मेरे को लेके जाता रहा है। तो वो रात भर कवि सम्मेलन सुनना देखना, तो वो क्या है कि उसके संस्कार तो आने ही थे वो उस तरह के। तो वो फिर वो लिखता था, लेकिन उसने मेरे को बताया नहीं कि मैं लिखता हूँ जी। बहुत दिनों तक उसने
तो उसका मुझे पता चला मुश्किल से 5 साल पहले। 5 साल पहले एक गौतम है, एक अंता के पास गांव है ना, बमूलिया, वहाँ का है एक, क्या नाम, तो उसने मेरे को बताया कि यार भाई साहब वो अखिलेश बहुत बढ़िया मतलब दोहेर कुंडलियाँ लिखता है। मैंने कहा कौन अखिलेश? को आपका बच्चा लड़का? मैंने कहा वो किसे? मैंने तो आज नहीं यार, बहुत बढ़िया लिखे वो तो। मैंने कि आपने कहा सुन लिया उसको? कि वो एक ग्रुप है मतलब साहित्यकारों का, जिससे बाहर के पूरे देश के साहित्यकार उससे जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में, तो वो भी उसमें जुड़ा हुआ है ना। और उसमें जो है वो मतलब उसके दोहे आते हैं, और अभी उसको उस दोहों पर जो है मतलब सर्टिफिकेट मिला है उसको, श्रेष्ठ दोहे लिखने का। मैंने कहा यार वो ग्रुप से मैं तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो मैं तो जानकारी कोई ना, उसने आज तक मेरे को बताया भी नहीं। बताया ना आपको? बताइए। मैंने कि मेरे को तो नहीं बताया उसने। अच्छा आप तो उसने उसको कहा कि यार तना नहीं तारा पापा बताइए ना, बताइए बात, और ना था भी मत बता जो। तो वो दिनों तो गोपनीय उसने रखा। फिर उसने, मैंने उसको कहा एक दिन, मैंने कहा तू जो लिखे छे तो कहीं लिखे छे तो मैं भी भेज भी कर यार, मैं देखो तो सही तो कैसा लिखता है जी। तो टाइम पास, यार मैंने टाइम पास तो देखूँ हूँ कशोक लिखे से तो। अब वो इतनी उम्र के बाद मतलब वो लगभग 36-38 साल की उम्र के बाद लिखबो, तो मैंने कि अब यार चलो अभी लेट देर आए दोस्त आए, कोई बात नहीं, अच्छो काम जो तो लेखन करना तो चलो बता तो सही, पर उन्हें पेड़ भी नाराज न भेजो। फिर उन्हें एक पोस्ट तो ना माँ यो मतलब यहाँ का जो लोकल जी में मूवी जुड़े हुए जो एक आरती कलमकार करके एक ग्रुप है, तो उसमें डाली, उसमें मैंने पढ़ा उसको। फिर मैं चुपचाप उसमें पढ़ता रहा, उसको देखता रहा, कमेंट भी नहीं किया मैंने कभी। और मैंने देखा जोरदार दोहे लिखता है। मैंने कहा यार पकड़ तो है इसकी लेखन में अच्छी। फिर कुंडलियाँ भी आई उसकी, कुंडलियाँ पढ़ी तो मैंने कहा वाह यार। फिर मैंने उससे कहा तो बहुत अच्छा लिखता है। तो मैंने कहा तो गीत वीत लिखवा ना पढ़ रहे को संपट भाई ये तो कुंडलियाँ दो है, अभी तो मंच का तो है नहीं, ये तो ठीक है स्वांत सुख है और एक साहित्यकार तो हो जाएगा। पर मैंने कहा भाई जैसे मंच पे तो गीत चलेंगे या फिर इस तरह की कविताएं चलेंगी जो मंच पे चलने लायक हैं। तो उसने कहा गीता वीता को तो देखूंगा, बढ़ जाओ उसे तो। फिर उसने गीत लिखे, तो गीत मुझे नहीं सुनाए, मतलब गाँव में जो छोरे थे ना उसके दोस्त, उनकी उस कंपनी में सुनाया उन्होंने। तो एक प्रमोद मेघवाल है, तो उसका चैनल है धरती दोहरारी, यूट्यूब चैनल है उसका, जिसपे वो कवि सम्मेलन ही प्रसारित करता है। तो वो क्या है, वो हमारे गांव का है और उसका मित्र है। तो अभी 4 साल पहले 5 साल पहले उसने एक कवि सम्मेलन गाँव में करवाया, धनवा में ही, और गांव में करवाया। तो उसने अच्छे से कवि बुलाए सारे, उसी ने बुलाया उसके हिसाब से। तो उसने कहा कि उसमें जो पोस्टर बनाया तो उसमें अखिलेश का नाम था उसमें। अब मैंने उस पोस्टर को देखा तो मैंने कि चलो खैर दुआ फटोगो और कहीं फटोगो ठीक है भाई, दुआ तो लिखी रही हो तो दुआ कौन ले फट देखो। मैंने ज़्यादा हम गए तो उसने वहाँ 2 गीत पढ़े और ज़बरदस्त गीत पढ़े, किसान का गीत और एक चूड़ो, मतलब ऐसा लाजवाब गीत है जिसका कोई जवाब नहीं। जो मतलब जिन्होंने भी सुना सब गदगद हो गए उसको सुनकर। आज की तारीख में तो मंचों पे बहुत अच्छा, हमने भी सुना है, बहुत अच्छे गीत लिखता है, आपकी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हो। और तो श्रृंगार की बढ़िया अच्छे गीत लिखता है। मैंने पहली बार वहाँ सुना उसको गीत उसके, और अभी तो उसने उसके 10-20 गीत हो गए उसके पास, काफ़ी लोग। तो मणिराज जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो 77-75 के जो कवि सम्मेलन हुआ करते थे और वर्तमान कवि सम्मेलनों में क्या समानता है, क्या बदलाव आया है? उस समय साहित्यिक कवि सम्मेलन होते थे, उस समय के कवि साहित्यकार थे। आज बहुत कम रह गए हैं वैसे लोग। आज के एक तो क्या है कि पहले जो है वो कविता ही करते थे और कविता ही सुनाते थे। हास्य वाले आए तो हास्य वाले भी चुटकुले लेके नहीं आए, कविता में ही हास्य पैदा करते थे, प्रेरणा मिलती थी उसको। नहीं, कविता में ही हास्य सुनाते थे। जैसे काका आतरसी आए तो वो कविता से ही, छोटी छोटी कविताएं उनकी, वो कविता में ही हास्य
था। जिसे आज आड़ूती मदन लाल जी सुमन थे, कविता से ही हास्य था उनका। हाँ, मतलब कविता ही बोलते तो एक एक पंक्ति में से हास्य निकलता था। तेजादशमी के पाछे 11 को डोणा को मेड़ो, जाना पुष्कर जी को नाबो कत नहीं 22 को भेड़ो, मेरा आनंद देकर खातर तो दूर दूर सो आया जा, आस पास का गाँव का सब माण्या को बयान बड़ो बारी 24 जना का कांदा चा, छोटा को कई ठिकानों चो नीचे सब गुंदम गांदा चा, एक बड़ो बयान जो छिपा को पहली सूचन का दे दी ची कि बयान पर को हट जा जो एक जना ने खदी ची, छोरा चुना ने न मानी तो चाड़ा में माथा टुस गया, और अंग्रेजी गोर आंकड़ा मन मान ने काटा पस गया, कोई का स्यापा गोर में, कोई का कुर्ता गारा में, कोई पिड़िया पिड़िया खेरा जो डोल देख लिया बारह। ये हाथ से पैदा करने वाली कविताएं थी। अब कोई ना, अब तो चुटगला ही चुटगला से ये चुटगला ना, यहाँ 10 चुटगला ना मूवी पढ़ रहे छू, थाम भी पढ़ रहे छो, दूसरे मंच पर नए आए तो वो भी पढ़ रहे छे, जिन्हें पहली पढ़ दिया वो सोच जे अरे मारा चुटगला भी पढ़ गयो, और जबकि चुटगला कोई का ना हो वो सब। तो ये मंच पे क्या एक फोड़ था, हल्कापन, कविताओं से नोक झोंक, मतलब माँ बहनें ज़्यादा देर तक सुन नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, ऐसी स्थितियाँ पैदा हो गई। लेकिन आज भी बहुत अच्छे कई लोग हैं जो मंचों पे बहुत अच्छा मतलब आदर्श काव्य पाठ जिसे कहते हैं वो कर रहे हैं। और आज भी समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे जो अच्छा सुनना चाहते हैं, क्योंकि चुटकुले तो आज की तारीख में लाफ्टर वालों ने खूब चुटकुले कर रखे हैं, खूब सुन रखे हैं लोगों ने। हम मित्रों के बीच में आपस में बैठते उठते हैं तो वहीं खूब चुटकुलेबाजी होती है। तो फिर तुम तो कविता के लिए बुलाए हो, कविता सुनाओ, गीत सुनाओ, तुम तो देश की चिंता करो, देश पर पढ़ो, तुम समाज पर पढ़ो, तुम घर गृहस्थी पर पढ़ो, तुम बहन बेटियों पर पढ़ो। हाँ, ये आज लड़कियों की क्या दशा हो रही है। हाँ, तो मतलब 5-5 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है कहीं, मतलब इतनी हद हो रही है। मतलब तो कहने का मतलब बहुत सारे विषय हैं, इन पर कविता पढ़ो, लोगों को जागृत करो, कभी का भी एक धर्म निभाओ। पर हाँ, चकल्लसबाजी और फुहड़ता, द्व्यार्थी शब्दों का प्रयोग, और उन्हीं को आज ज़्यादा पैसा मिल रहा है, वही डिमांडेड हो रहे हैं। उसी तरह के लोगों की मानसिकता वाले लोग जो आयोजक होते हैं वो उनको बुलाते हैं। एक चीज़ और होने लगी कवि सम्मेलन में, ठेकेदारी प्रथा हो गई। पहले आयोजक छांट के कवि बुलाते थे, फलां कवि अच्छा है उसको बुलाएंगे, वो गीतकार अच्छा है उसको बुलाएंगे, और एक मंच होता था, अच्छे श्रोता होते थे, कविता सुनते थे, जम के सुनते थे। आज की तारीख में ठेकेदारी हो गई, इवेंट्स वाले ठेके लेने लग गए कवि सम्मेलनों के। जी लाओ 5 लाख रुपए आपको कवि सम्मेलन दे देंगे करवा के, वो फ्री होगी। नगर निगम, नगर पालिका, कहाँ खाना खिलाना है, कहाँ ठहराना है, कहाँ उनका स्वागत करना है, कहाँ क्या करना है, मंच पे ले आएंगे, कविता पढ़वा देंगे, वो पेमेंट कर देंगे और उनसे ठेके के पैसे ले लेंगे। इसी तरह से अब कवि ठेकेदार हो गए। कई कवि भाग दौड़ के कवि सम्मेलन में एडवांस में जा रहे हैं, और कवि सम्मेलन वो है साहब मुझे दे दो और इतने में कर दूंगा, और 1-2 डिमांड के कभी बता दो और फिर बाकी मैं ले आऊँगा, और आपको तो कभी सम्मेलन चाहिए बढ़िया करके देंगे, तो जितना में हो आधा पर्दा जेब में धरो और बाकी बूर बांट दो, थोड़ी थोड़ी मोबलाइज कर दो लोग ना। और इस तरह की स्थितियाँ जो है, मुझे तो अब जाने में जो है मैंने तो बंद कर दिया, धीरे धीरे कवि सम्मेलन में जाना बहुत कम कर दिया, क्योंकि बहुत मन दुखता है, बहुत कोफ्त होती है। बल्कि ठेकेदारी प्रथा वो में एक चीज़ और हो गई, मतलब वो क्या कहते हैं, अछूता निकालने की। बजट 1 लाख का है पर आपके लिए 50,000 हैं। अच्छा। अब ये 50 आप कैसे निकाल के दे रहे हो, ये ड्यूटी जिसको ठेका दिया है उसकी है। धंधाबाजी होगी सम्मेलनों में पूरी, मतलब आयोजक भी कमा के खा रहे हैं जी। आयोजक ज़्यादा कमा रहे हैं, अन्य और कवियों को नाम मात्र का दिया जा रहा है। मुझे पहले ही बोल देंगे आपको, मतलब आपका चेक जो है वो 10,000 का बनेगा या 20,000 का बनेगा, है ना। आपको जो आपके हैं 10 वो मिलेंगे, चेक तो आपको 25 का मिलेगा, 30 का मिलेगा। तो आप एक बहुत अच्छे कवि हैं, गीतकार हैं, तो युवाओं को आपकी तरफ से कोई प्रेरणा या संदेश? हाँ, युवा तो आजकल के खुद ही ताकि और अच्छा साहित्य में लिखें, परिवारों के लिए भी कुछ। पर यदि आपने कहा है तो ठीक है, मेरे जीवन का जो अनुभव है 50 साल का, 45 साल का, तो ऐसा यदि साहित्य आप लिख रहे हो तो आप मौलिक लिखो, आपका अपना चिंतन होना चाहिए उसमें, आप मौलिक लिखिए।
आजकल जो मतलब किसी की भी कोई भी पढ़ दे, है ना, और ये बहुत चल रहा है इस तरह का, तो ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ये साहित्य है, शब्द को ब्रह्म कहा गया है, हमारे यहाँ शब्द ब्रह्म है ये कहा जाता है। तो इस शब्द के साथ खिलवाड़ जो है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप ईश्वर ने इस काबिल बनाए हो कि आप शब्द के साथ खेल सकते हो, आप शब्द को मतलब श्रृंगारित कर सकते हो, और आप वो भी हो कि आप शब्द को कीचड़ में डाल सकते हो, है ना। तो हमारे एक कवि हुए हैं सोनी जी, उज्जैन के मोहन सोनी, उनकी एक लाइन है, कलम ने कलमकार से कहा, मेरा स्याही में डुबोकर तुमने मेरा मुंह तो काला कर दिया, स्याही में डुबोकर तुमने मेरा मुंह तो काला कर दिया, पर तुम मुझसे कुछ ऐसा मत लिख देना कि इससे तेरा मुंह काला हो जाए। वाह सर, है ना। तो हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसा लिखें जो समाज सापेक्ष हो, जो समाज के काम आए, जो समाज को दिशा दे या समाज को आनंदित करे, और समाज की जो मतलब मैं कहता हूँ तनाव है, आज के लोगों में जिस तरह का तनाव झेल रहे हैं लोग हर स्थिति में, वो तनाव मुक्त हो, तो भी आपकी कविता सार्थक है। वो मतलब अपनी, आज बच्चे इतने सुसाइड कर रहे हैं, है ना, तो हो सकता है आपकी भी नज़र वहाँ तक जानी चाहिए और ये देखना चाहिए कि बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, तो उनको आपकी कविता से प्रेरणा मिले, उनको उनमें जिजीविषा जागृत हो, उनमें जीने की ललक पैदा हो और कुछ करने का मादा पैदा हो। तो ऐसी कविता रच कवि कि जिससे समाज को कुछ न कुछ मिले। कवियों ने तो क्रांति कर दी। महाराजा जयसिंह जब नई नई दुल्हन लेके आए तो कवि बिहारी उनके दरबारी कवि थे, उन्होंने एक दोहा कहा, वो महीनों तक घर से नहीं निकले, मतलब रंगशाला से बाहर नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि वाह यार, ये कैसे राजा, हाँ इधर प्रचार हो रही है, राजा मगन हो रहे हैं अपनी रंगरेलियों में। तो उन्होंने एक दोहा लिखा, नई पराग नई मधुर मधु नई विकास यही काल, अली कली ही सो बिंदु आगे कौन हवाल। अरे ये अली जो है भौरा कली में ही उलझ के रह गया, हाँ तो फूल बनने के बाद तो साला ये तो निकल के ही नहीं आएगा बाहर। एक झटके में जयसिंह जी बाहर आ गए। ये कवि की होती। जब पृथ्वीराज चौहान को गजनी पकड़ के, गजनी में ले गया, गोरी मोहम्मद गोरी पकड़ के गजनी ले गया और वहाँ जाकर उन सलाखों से उनकी आंखें फोड़ी। फोड़ने के बाद में मतलब चंद बरदाई उनको ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में उन्होंने उनसे मिलना चाहा तो मिलाए तो बेहाल थे। तो उनसे कहा उन्होंने कि भाई अब मरना तो तुम्हें भी है, मरना मुझे भी है, अब अपन एक काम और कर चलते हैं। क्या कि मैं आपके शब्दवेदी बाण की मोहम्मद गोरी से चर्चा करता हूँ। गोरी से उन्होंने कहा कि साहब एक कौतुक हम आपको दिखाना चाहते हैं। कौन सा कौतुक दिखाना चाहते हो? कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये शब्दवेदी बाण चलाते हैं, शब्द पर बाण मारने का इनका जो है बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है, अनुभव है। तो इनसे शब्दवेदी बाण का एक खेल देख लो आप। अच्छा ठीक है देख लेते हैं, पर इसकी तो आंखें फूट रही हैं। बस यही तो बात है, ये आंखें बंद करके और बाण चलाने, जहाँ मतलब इशारा करोगे आप वहीं ये बाण मारेंगे। तो उनको मैदान में लाया गया, एक बहुत ऊपर एक चीज़ बांधी गई जिस पर तीर लगाना था, और एक झरोके में मोहम्मद गोरी बैठ गया। तो पृथ्वीराज ने जब बाण संभाला तब चंद बरदाई ने, जो उनका मतलब सखा कवि था, बचपन से ही साथ थे, वो बहुत बड़ा कवि था, उन पर पृथ्वीराज रस उन्होंने लिखा। तो ऐसा इतिहास में और ऐसा मतलब बताया गया है कि उन्होंने एक दोहा बोला, वो 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। बताओ एक अंधे व्यक्ति को उसने अनुमान बताया 4 बांस, अब 4 बांस नाप लो, ये 1 2 3 4 24 गज, फिर 24 गज नाप लो, अंगुल अष्ट, उसके बाद 8 अंगुल और ऊपर, ता ऊपर सुल्तान। अब बताओ इतनी गणित लगाकर और उन्होंने
अब उन्होंने कहा कि साहब आप पृथ्वीराज उससे क्या नाम से मोहम्मद गोरी से कि आप घंटा बजाना, आप घंटा बजाओगे तो मैं एक दुआ बोलूँगा और ये उसको मतलब मार देंगे। तो उन्होंने जो ही 4 बाज 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चुके चौहान, ये कहते ही बाण चला यार मोहम्मद गोरी के सीधा सीने में। तो मतलब कवि तो न जाने कवि की वाणी में यदि ताकत है, यदि उसके शब्द सत्य हैं तो वो तो बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, बहुत बड़ा असर दिखाते हैं। आज रसों में जब हम गीत पढ़ते हैं, मैं जब ओढ़ में पढ़ता हूँ तो कई लोग रोने लग जाते हैं। जब वीर रस पढ़ते हैं तो लोगों की मुट्ठियाँ भारत माता की जय, जय हिंद जिंदाबाद करते हैं। तो ये क्या है? ये कविता की ताकत है, कविता का जोश है। कविता परिवर्तन किए हैं, कविता ने युग परिवर्तन किए हैं, क्रांतियाँ की हैं कविता ने। तो लेकिन वो तब संभव है जब वो शब्द वाकई ब्रह्म शब्द हो, है ना। यूँ केवल फोरी कविता, तुकबंदियाँ, मेरी गज़ल है एक उसमें, तो उसमें मैंने तुकबंदी करने वाले मर जाए जो तुकबंदियाँ कर लो और वो हो गई कविता। तो तुकबंदियाँ करना ही कविता नहीं होती। मांड सके तो कविता मांड, बिना बात कागज मत भांड। मांड सके तो कविता मांड, बिना बात कागज मत भांड। भाव कठी और अर्थ कठी, अमर सुहागण कर दी रांड। भाव किधर जा रहे हैं उसका अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा, मर्जियाई जो लिख रहे हैं तुकबंदियाँ। और एक शेर उसमें है, तुकबंदी कविता होती, मान सके तो कविता मान, बिना बात कागज मत भांड। तुकबंदी कविता होती तो माँ कवि हो जाता भांड। हाँ। मतलब यदि तुक करबा सुई कविता हो जाती होती, पाचे तुक मलाबा सुई तो भांडी माँ कवि हो जाता। अब तो साहित्य में बड़ो नाम हो तो वहाँ को बाबड़ा को। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा लिखो, समाज के लिए लिखो और जैसा लिखो वैसा दिखो। मतलब साहित्य बहुत छोटी मोटी चीज़ नहीं होता। साहित्य जो है आदमी मतलब समाज को दिशा देता है। साहित्य किसी भी विषय का साहित्य होता है, आयुर्वेद का भी, मतलब मेडिकल का भी, है ना, हर विचारधारा का भी, हर तरह का साहित्य जो हित सहित हो, जो लोगों का भला करे, है ना। हास्य भी भला करता है, हास्य बुरी चीज़ नहीं। हास्य मतलब समाज को तनाव मुक्त करता है। लेकिन हास्य का मतलब ये नहीं कि आप इतनी ओछे पर उतरा हैं कि माँ बहनों को मतलब शर्मिंदा होना पड़े या उनके सामने उनको बेटों को शर्मिंदा होना पड़े। श्रृंगार भी आप पढ़ रहे हैं तो ऐसा श्रृंगार जो जिसमें हाँ फूहड़ता नहीं हो, है ना, फूहड़ता नहीं, उसमें आप ऐसा श्रृंगार जिसको माँ बहनें सामने बैठ के सुन सकें, तो वो कविता है। तो ये थे मुकुट बिहारी से मुकुटमणि राज बने, जिन्होंने हर रस में, श्रृंगार में, वीर रस में, देशभक्ति की, हाड़ौती में, राजस्थानी में अपनी कविताएं लिखी, गीत लिखे। तो आज के हमारे एपिसोड में बस इतना ही। राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बुलाया, मुझसे वार्ता की और इस चैनल पर आपके देव पॉडकास्ट पर प्रसारित करने का आपने जो है काम किया, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। केदार जी गोचर, आप खुद भी एक, मुझे पता है कि कवि रहे हैं और आपने भी कविताएं लिखी हैं। अब ये अलग बात है कि आपने उनको वहीं ब्रेक कर दिया और शिक्षक संघ की राजनीति में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए। फिर भी कोई बात नहीं, कहीं तो थे। राम बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड को मिस न करें। आप हमें अपने सुझाव और विचार भी हमें भेज सकते हैं, ताकि हमारे नए पॉडकास्ट में हम कंटेंट को बहुत बेहतर बना सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम साहब। जय जय देव, घर घर देव।